स्वागत है आप सभी का आर के स्टोरी ऑफ ड्रीम पर। मैं हूं आपकी होस्ट और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक ऐसी रोमांचक कहानी रीबर्थ ऑफ अ लेजेंड, द गर्ल हु बिकेम अ सर्जन, जो आपको शुरुआत से लेकर अंत तक बांधे रखेगी। एपिसोड 41। एक ऐसे भविष्य की छाया जिसे वह याद करती थी, वो पहला मामला जिसने अन्या के पुराने जीवन के ज्ञान को एक निजी उपहार के बजाय एक असहनीय बोझ के रूप में महसूस कराया। उसके 38वें वर्ष में फरीदा शेख नामक एक 26 वर्षीय कपड़ा मिल कर्मचारी के रूप में आया। उसे लगातार हल्के बुखार, रात में पसीने और 6 सप्ताह तक बनी रहने वाली खांसी के साथ सामान्य वार्ड में भर्ती कराया गया था। इस दशक के नैदानिक डिफ़ॉल्ट के अनुसार एक सामान्य चिकित्सक ने इसे प्रतिरोधी जीवाणु निमोनिया, रेजिस्टेंट बैक्टीरियल न्यूमोनिया मानकर 2 बार एंटीबायोटिक का कोर्स दिया था, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ था। अन्या इलाज करने वाली चिकित्सक नहीं थी। उसे महिला की गर्दन में एक छोटी, सुस्त लिम्फ नोड पर शल्य चिकित्सा की राय के लिए बुलाया गया था, जिसका मेडिकल टीम बायोप्सी करना चाहती थी ताकि लिम्फोमा को बाहर किया जा सके। यह एक सामान्य परामर्श था जिसे उसने 2 जन्मों में शायद 1000 बार किया होगा। लेकिन उसने चार्ट देखा, वजन कम होना, लगातार बुखार, खांसी, हल्की अनीमिया, एक युवा और पहले स्वस्थ रही महिला में पुरानी बीमारी का ये पैटर्न, और उसके पेट में कुछ ठंडा और निश्चित महसूस हुआ। यह एक ऐसी पहचान थी जो चिकित्सा इतिहास के उस दशक से संबंधित थी जिसे इस अस्पताल के चिकित्सकों ने अभी तक नहीं जिया था। यह 1998 था। उसने तुरंत, सहज रूप से गणना की, ठीक वैसे ही जैसे उसने 23 वर्षों से खुद को प्रशिक्षित किया था, उन चीजों पर कार्रवाई न करना जिनके बारे में उसे पहले से पता नहीं होना चाहिए था। भारत में एचआईवी का प्रसार उस दशक में इतनी तेजी से बढ़ रहा था जिसका सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिष्ठान ने अभी ठीक से आकलन करना शुरू ही किया था। उसे अपने पुराने जीवन के चिकित्सा इतिहास से इस महामारी के फैलाव का आकार याद था, और यह भी कि यह उन आबादी के बीच चुपचाप कैसे फैल रहा था जिनका परीक्षण करने में देश का चिकित्सा बुनियादी ढांचा धीमा था और खुलकर चर्चा करने में और भी धीमा था। उसने लिम्फ नोड बायोप्सी के साथ एचआईवी परीक्षण का अनुरोध किया। परीक्षण पॉजिटिव आया। CD4, CD4 काउंट ने उस कड़वी स्पष्टता की पुष्टि की जिसे अन्या पहले ही समझ चुकी थी। फरीदा शेख की प्रतिरक्षा प्रणाली पूरी तरह से एड्स के स्तर तक गिर चुकी थी, एक ऐसा संक्रमण जो संभवतः अधिकांश समय तक बिना निदान और बिना उपचार के रहा था। जब परिणाम की पुष्टि हुई तो अन्या ने उसे निजी तौर पर बुलाया। उसने उन शब्दों का चयन किया जो इस दशक के कलंक, स्टिग्मा के कारण आवश्यक थे। एक ऐसा कलंक इतना गंभीर था कि एक पॉजिटिव निदान, यदि लापरवाही से दिया जाए या किसी गलत व्यक्ति द्वारा सुन लिया जाए, तो मरीज को उसकी शादी, परिवार और नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता था। निदान के बारे में पता चलने पर फरीदा की प्रतिक्रिया अविश्वास की नहीं, बल्कि एक थकी हुई, शांत स्वीकृति की थी, जिससे अन्या को स्पष्ट हो गया कि वह महिला पहले से ही अपनी बीमारी की गंभीरता को कहीं न कहीं समझती थी। फरीदा ने धीमी आवाज में कहा, मेरे पति, वे एक मछली पकड़ने वाले ट्रॉलर पर काम करते हैं। वे महीनों तक शहर से बाहर रहते हैं। मुझे पता चला है कि वहां दूसरी औरतें भी हैं। अगर मैंने किसी को ये बताया तो मेरे ससुराल वाले कहेंगे कि मैं उनके घर कलंक लाई हूं। वे यह नहीं पूछेंगे कि यह बीमारी कहां से आई। अन्या ने उस पुराने, परिचित टकराव को महसूस किया, जो वह जानती थी और जो ये दुनिया स्वीकार करने के लिए तैयार थी, उसके बीच का टकराव। उसे पता था कि आने वाले दशक में इस बीमारी को लेकर चुप्पी कितनी विनाशकारी साबित होगी। उसने कहा, मैं आपकी स्पष्ट अनुमति के बिना किसी को नहीं बताऊंगी। यह आपका अधिकार है। लेकिन फरीदा, मुझे आपको स्पष्ट रूप से कुछ बताना होगा क्योंकि मैं जानती हूं कि आने वाले वर्षों में भारत का इस बीमारी को देखने का नजरिया बहुत बदल जाएगा। मैं आपके लिए हर संभव उपचार के लिए लड़ूंगी और मैं आपको उन लोगों से जोड़ूंगी जो कानूनी और आर्थिक रूप से आपकी रक्षा कर सकें। एपिसोड 42। अन्या ने बाद में सोचा कि यह उसके 2 जीवन के सबसे दर्दनाक क्षणों में से एक था। वो जानती थी कि एक दशक के भीतर भारत एक राष्ट्रीय एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी कार्यक्रम बनाएगा कि कलंक धीरे धीरे कम होगा, लेकिन वो उस समय फरीदा के लिए कुछ भी जल्दी नहीं कर सकती थी। उसने जो हो सकता था वो किया। उसने फरीदा को शहर की पहली एचआईवी परामर्श सेवाओं में से एक से जोड़ा और अस्पताल प्रशासन के साथ लगातार वकालत के माध्यम से उसके निदान को गोपनीय रखने का प्रबंधन किया। उसने अपनी कमाई का एक हिस्सा उस परामर्श सेवा को चुपचाप देना शुरू कर दिया, जिसे उसने डॉक्टर राव से भी कभी साझा नहीं किया। फरीदा शेख उपलब्ध सीमित उपचार के तहत 4 और वर्षों तक जीवित रही, जो उस निदान के सामान्य प्राकृतिक पाठ्यक्रम से काफी अधिक था। अंततः उसकी मृत्यु के 3 साल बाद ही भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी आए।
ये समय का अंतर अन्या को वर्षों तक एक विशिष्ट दुख के साथ सताता रहा। डॉक्टर राव ने बाद में उससे कोमलता से कहा, तुम पूरी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की समय सीमा नहीं बदल सकती थी। तुमने उसे 4 साल अतिरिक्त दिए, और वह भी ऐसी गरिमा और गोपनीयता के साथ जिसकी इस दशक की चिकित्सा प्रणाली पेशकश करने में सक्षम नहीं थी। अन्या ने स्वीकार किया, मैं जानती हूँ। लेकिन मैं कभी कभी जागती हूँ, ये गणना करते हुए कि उसे जिस उपचार की आवश्यकता थी और जो उपचार वास्तव में आया, उनके बीच कितने साल थे, और मैं जानती थी कि उस अंतर का आकार क्या था, और मैं उसे और तेजी से कम नहीं कर सकी। इस मामले ने अन्या को सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति की उन वार्ताओं में शामिल होने के लिए प्रेरित किया जो अगले दशक में भारत की संस्थागत प्रतिक्रिया को आकार देंगी। उसने HIV एड्स नैदानिक प्रोटोकॉल पर एक राज्य स्वास्थ्य सलाहकार समिति में पद स्वीकार किया। यह ऐसा पद नहीं था जिससे वो रातों रात राष्ट्रीय कार्यक्रम बदल सके, लेकिन इसने उसे बेहतर परीक्षण, बुनियादी ढांचे, कलंक कम करने वाले संदेशों और अस्पतालों के लिए बेहतर प्रोटोकॉल की हर लड़ाई में अपनी आवाज जोड़ने का अवसर दिया। डॉक्टर केलकर ने उसकी एक नीति ब्रीफ को पढ़ते हुए कहा, तुम उस सर्जन से कहीं अधिक राजनीतिक हो गई हो जिसे मैंने पहली बार एपेंडेक्टमी करते हुए देखा था। मुझे स्वीकार करना होगा कि मुझे तुमसे इस दिशा की उम्मीद नहीं थी। हालांकि पीछे मुड़कर देखें तो मुझे आश्चर्य नहीं होना चाहिए। तुम कभी ऐसी सर्जन नहीं थी जो यह मानती थी कि केवल ऑपरेटिंग थिएटर ही वो कमरा है जहां जानें बचाई जा सकती है। अन्या ने स्वीकार किया, मैं मानती थी कि मेरे हाथ ही एकमात्र उपकरण हैं जो मायने रखते हैं। अब मैं मानती हूं कि जो प्रणालियां ये तय करती हैं कि मेरे हाथों तक पहुंच किसे मिलेगी, वे कभी कभी उससे भी अधिक मायने रखती हैं। मैं केवल उन मरीजों को बचा सकती हूं जो वास्तव में मेरी मेज तक पहुंचते हैं। मुझे उन सब के बारे में परवाह होने लगी है जो वहां तक कभी पहुंच ही नहीं पाते। उसने फरीदा शेख के नाम को निजी तौर पर हर समिति की चर्चा में रखा। उसने फरीदा के नाम का उपयोग सार्वजनिक रूप से नहीं, बल्कि उस नींव के रूप में किया जिसने उसकी लड़ाई को उचित ठहराया। अगले एक दशक में चिकित्सा की संभावनाओं और गरीब से गरीब मरीज की पहुंच के बीच का अंतर कम होने लगा। 17 साल की उम्र में डेक्कन जिमखाना के फर्श पर बैठकर उसने जो 12 साल की समय सीमा तय की थी, वो बहुत पहले ही घुल चुकी थी। अब उसके पास 15 साल और बचे थे। उसने पाया कि अब वो इस दूसरे जीवन को वर्षों की निश्चित संख्या से नहीं मापती थी, बल्कि इस बात से मापती थी कि वह उस भविष्य जिसे वह याद करती थी और वर्तमान जिसे वह बनाने के लिए धैर्यपूर्वक काम कर रही थी, के बीच की दूरी को कितनी ईमानदारी से कम कर पा रही है। एपिसोड 43, वो उम्र जो उसकी मां की थी। अन्या का 41वां जन्मदिन एक ऐसे मंगलवार को आया जिसमें किसी विशेष उत्सव की गुंजाइश नहीं थी, सिवाय उस छोटे से केक के जिसे प्रिया ने विभाग की साप्ताहिक केस कॉन्फ्रेंस में लाने की जिद की थी। जब वो अपनी उम्र से आधी उम्र के दर्जन भर सहकर्मियों की कुतूहल भरी नजरों के सामने केक काट रही थी, तो वह एक ऐसा गणित कर रही थी जिससे वो महीनों से चुपचाप बच रही थी। 41, यह वही उम्र थी जिस उम्र में मीरा अय्यर उस रात थी जब एक ट्रक की हेडलाइट्स ने बारिश से भीगे बॉम्बे फ्लाईओवर पर एक पूरा जीवन समाप्त कर दिया था। उस उम्र में एक पूरा संचित करियर, एक थकावट और आपसी निराशा में समाप्त हो चुका विवाह, और एक बेटी के साथ एक जटिल रिश्ता जो दूसरे शहर में उसके पिता द्वारा पाली गई थी, सब कुछ बीच में ही रुक गया था, बिना किसी चेतावनी और बिना किसी चीज को व्यवस्थित करने के मौके के। उसने इस बारे में इतनी गहराई से सोचने की योजना नहीं बनाई थी। उसने इस दूसरे जीवन के 26 साल उस जीवन से बिल्कुल अलग कुछ बनाने में बिताए थे। एक पति जो समझता था कि उसका करियर क्या मांग करता है, एक 9 साल की बेटी जो काम की व्यस्तताओं के बावजूद उसे हर शाम देखती थी, और एक मेंटरशिप कार्यक्रम जो उसके प्रभाव को ऑपरेटिंग थिएटर से कहीं आगे ले गया था। उसे लगा था कि इस उम्र तक फिर से पहुंचना बस एक सामान्य जन्मदिन की तरह बीत जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यह एक अजीब, भटकाव भरी व्याकुलता के साथ आया। उसे ऐसा लगा जैसे वो जीवन की उस समय सीमा के बिल्कुल उसी बिंदु पर खड़ी है जहां मौत ने एक बार उसके लिए इंतजार किया था, और पाया कि इस दूसरी बार वहां कोई नहीं था। सिर्फ एक सामान्य मंगलवार, एक केक और कुछ केस फाइलें। उस शाम जब उनकी बेटी सो गई तो उसने डॉक्टर राव को बालकनी में बताया, आज मेरा जन्मदिन है। 41 साल। मैं बार बार गणित कर रही हूँ अरुण, और मैं खुद को रोक नहीं पा रही हूँ। यह वही उम्र है जो पिछली बार मेरी थी। डॉक्टर राव ने शांति से सुना, जैसे उन्होंने 2 दशकों में सीखा था। उन्होंने अंत में पूछा, और अब कैसा लग रहा है? उस बिंदु पर खड़े होकर जहां यह एक बार समाप्त हुआ था, और यह पाया कि इस बार यह समाप्त नहीं हुआ है। अजीब, अन्या ने स्वीकार किया। मुझे लगता है कि मेरा एक बहुत ही पुराना, बहुत शांत हिस्सा इस पूरे दूसरे जीवन में इस संभावना के लिए तैयार था कि 41 शायद कोई ऐसी नियुक्ति है जिससे मैं अंततः बच नहीं सकती। मैं जानती हूं कि यह तर्कसंगत नहीं है,
लेकिन मेरा एक हिस्सा चुपचाप इस जन्मदिन का इंतजार कर रहा था, ये सोचकर कि क्या ये किसी तरह असंभव रूप से भुगतान के लिए आ जाएगा। और अब जब यह आ गया है, अन्या ने धीरे से कहा, तो मुझे लगता है कि मैं बस 41 साल की हूँ। कोई अंत नहीं, कोई नियुक्ति नहीं, बस एक सामान्य उम्र, एक सामान्य जीवन में जहाँ मेरी 9 साल की बेटी सो रही है, मेरा पति मेरे साथ है, और कल के लिए केस फाइलें हैं जिन्हें मैं वास्तव में सुलझाना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि मैंने ये पूरा दूसरा जीवन हर उपलब्धि को एक डरपोक, अनकही समय सीमा के खिलाफ एक सुरक्षा के रूप में मानते हुए बिताया है। मुझे अब समझ आ रहा है कि ऐसी कोई समय सीमा नहीं थी। ये डर मैंने खुद बनाया था, उस जीवन के आकार से जो एक बार खत्म हो गया था। इस एहसास ने उसे रातों रात नहीं बदला, लेकिन अगले महीनों में उसके काम करने और जीने के तरीके में एक बदलाव आया। एपिसोड 44, तुमने अब छुट्टियां लेना शुरू कर दिया है, प्रिया ने कुछ महीने बाद कहा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम बिना किसी कॉन्फ्रेंस के अस्पताल से पूरा हफ्ता दूर रहोगी। पिछले महीने तुम गोवा गई थी, अरुण और मीरा के साथ, बिना किसी पेशेवर कारण के। मैं जीवन में बहुत देर से कुछ सीख रही हूँ, अन्या ने एक छोटी, उदास मुस्कान के साथ कहा। मैंने इतना लंबा समय यह मानने में बिताया कि हर साल केवल इस बात से मायने रखता है कि उसने क्या हासिल किया, कितने मरीज बचाए, कितने शोध पत्र प्रकाशित किए, कि मैंने यह नोटिस करना ही छोड़ दिया कि मुझे जीवित रहने का आनंद लेने की भी अनुमति है। उसने अपनी माँ सुशीला कुलकर्णी के बारे में सोचा, जो अब 70 के दशक में थी। पुणे में एक यात्रा के दौरान उसने अपनी माँ से कहा, मैं तुम्हें धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उस पहले साल तुमने मेरे लिए लड़ाई लड़ी। काका से ये कहने के लिए कि एक लड़की जो मेडिकल प्रवेश परीक्षा पास कर सकती है, उसे कोशिश करने का मौका मिलना चाहिए। उनकी माँ ने उन्हें देखते हुए कहा, तुमने मुझे वर्षों में कई बार धन्यवाद दिया है बेटा। आज यह अलग क्यों लग रहा है, क्योंकि मुझे अब समझ आया है कि यह वास्तव में कितना बड़ा उपहार था, अन्या ने कहा। सिर्फ सर्जन बनने का मौका नहीं, बस जन्मदिन मनाते रहने का मौका, उन लोगों के साथ बूढ़े होने का मौका जो मुझे प्यार करते हैं। मुझे लगता है कि मैंने लंबे समय तक यह माना कि यह उपहार केवल मेरी मेहनत के कारण था। अब मैं सीख रही हूं कि यह बस एक उपहार था। उसकी मां ने मेज के पार झुककर अन्या का हाथ थाम लिया, वही इशारा जो 25 साल पहले भी किया था। तुम हमेशा बहुत ज्यादा सोचती हो, अन्या, उन्होंने कहा। 15 साल की उम्र में उस भयानक बुखार से ठीक होने के बाद से ही तुम बहुत गंभीर, बहुत निश्चित और किसी भी बच्चे से कहीं ज्यादा बूढ़ी हो गई थी। मैं कभी कभी जागती थी, ये सोचते हुए कि मेरी साधारण बेटी को क्या हुआ था। मैंने बहुत पहले ही तय कर लिया था कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या सच है। जो भी उस बुखार से लौटकर आया, वो अभी भी मेरी बेटी थी, और उसने हर साल खुद को प्यार के लायक साबित किया है। मेरी बस यही इच्छा है कि मैंने तुम्हें पहले बताया होता कि यह सब इतना सरल हो सकता है, कि जो पहले से ही बिना शर्त तुम्हारा था, उसे पाने के लिए तुम्हें और अधिक कमाने की जरूरत नहीं थी। अन्या अपनी माँ की बातों को दिल में उतारकर लंबे समय तक बैठी रही। उसे महसूस हुआ कि उसके सीने में जो हलचल थी, वो शांत हो गई है। उसने 15 साल की उम्र से ही यह मान रखा था कि उसे जीवन के हर दिन को कमाना होगा, क्योंकि उसे वो जीवन मिला था जिसके लिए उसने कभी नहीं पूछा था। धन्यवाद उसने आखिरकार कहा। यदि वो अभी भी अपनी पुरानी, लंबे समय से छोड़ी गई समय सीमा के अनुसार गिनती, तो 14 साल और बचे थे। लेकिन अगली सुबह बॉम्बे वापस लौटते समय उसने पाया कि उसने अंततः गिनती करना पूरी तरह बंद कर दिया था। ऐसा इसलिए नहीं कि आगे का काम कम महत्वपूर्ण था, बल्कि इसलिए कि 41 साल की उम्र में, एक दूसरे मौके के 26 साल बाद, उसने खुद को यह विश्वास करने की अनुमति दे दी थी कि वो इस जीवन को बस जी सकती है। एपिसोड 45, विभागाध्यक्ष डॉक्टर केलकर की सेवानिवृत्ति अचानक जाने के बजाय एक धीमी, सचेत प्रक्रिया थी। 3 साल तक धीरे धीरे ऑपरेशन कम करना, अनन्या को बिना निगरानी के विभाग के शिक्षण राउंड्स चलाने की अनुमति देने की बढ़ती इच्छा, और सर्जिकल रेजिडेंसी कार्यक्रम की प्रशासनिक जिम्मेदारियों का औपचारिक हस्तांतरण, जिसे उन्होंने सावधानीपूर्वक चरणों में पूरा करने पर जोर दिया था। ऐसा लगता था जैसे वे ये सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ संकल्पित थे कि जो कोई भी अंततः उनका पद संभाले, वो अचानक या अप्रत्याशित रूप से बोझिल महसूस करने के बजाय पूरी तरह से तैयार होकर उसे संभाले। अस्पताल द्वारा उनके सम्मान में आयोजित औपचारिक विदाई समारोह में उपस्थित विभाग को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, मैं इसलिए पीछे नहीं हट रहा हूं कि मुझे अपनी क्षमता पर संदेह है। उनकी आवाज में वही सूखा हुआ हास्य था जिसे अनन्या ने उनके साथ काम करते हुए लगभग 1/4 शताब्दी में संजोना सीख लिया था।
मैं इसलिए पीछे हट रहा हूं कि मैंने पिछले 20 वर्षों से एक ऐसे सर्जन को देखा है जो मुझसे कहीं अधिक सक्षम है और इस विभाग को ऐसी जगह ले जाने के लिए पूरी तरह और अकाट्य रूप से तैयार है जहां मैं इसे कभी नहीं ले जा सकता था। यह एक विशेष प्रकार का अहंकार होगा कि मैं ऐसी कुर्सी पर कब्जा जमाए रखूं जो अब मुझ पर फिट बैठने के मुकाबले उस पर काफी बेहतर बैठती है। औपचारिक नियुक्ति 6 सप्ताह बाद आई। अनन्या कुलकर्णी, सर्जरी विभाग की अध्यक्ष, जो अस्पताल के पूरे इतिहास में इस पद को संभालने वाली पहली महिला थी। स्थानीय प्रेस ने इस खबर को उसी उत्साह और थोड़ी सी विदेशी जिज्ञासा के साथ कवर किया जो उनके पूरे करियर में इस संस्था में किसी भी महिला द्वारा पहली बार हासिल किए गए हर मील के पत्थर के साथ हमेशा जुड़ी रही थी। वो 43 वर्ष की थी, अपने दूसरे जीवन के 28वें वर्ष में थी। एक ऐसा जीवन जो किसी भी पैमाने पर उन्होंने अपनी इच्छा से लागू किया था, उन सभी सीमाओं से बहुत आगे निकल चुका था जो उन्होंने कभी इसके लिए तय की थी। डॉक्टर केलकर की उसी खाली, व्यवस्थित टेबल के पीछे पहली बार बैठते हुए, जहां उन्होंने कभी उन्हें अपनी उस बेटी की कहानी सुनाई थी जिसे उन्होंने सर्जरी से हतोत्साहित किया था और फिर दशकों तक चुपचाप उसकी भरपाई करने की कोशिश की थी, उन्होंने पाया कि पद का भार किसी भी कठिन से कठिन ऑपरेशन की तुलना में कहीं अधिक अलग गुरुत्वाकर्षण के साथ उनके कंधों पर आ गया था। डॉक्टर केलकर ने अपनी अंतिम औपचारिक हस्तांतरण बैठक के दौरान, जब कार्यालय पहले ही उनके व्यक्तिगत सामान से आधा खाली हो चुका था, उनसे कहा, विभाग अब पूरी तरह से आपका है, हर मायने में जो मायने रखता है। जाने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, कुलकर्णी, जो मैंने हमारे इन सभी वर्षों में कभी सीधे तौर पर नहीं कही। आपने केवल मेरी मेंटरशिप विरासत में नहीं ली है, आप उससे काफी आगे निकल चुकी है। कुछ साल पहले ही, शायद तब जब आपने भटनागर को अपने सभागार में केवल आपकी उपस्थिति सहन करने के बजाय आपके साथ एक पेपर सह लेखक करने के लिए मना लिया था। उसके बाद से जो कुछ भी हुआ है वो ये है कि मैंने आपसे अधिक सीखा है, बजाय इसके कि आपने मुझसे कुछ सीखा हो, भले ही हमारे दरवाजों पर कोई भी शीर्षक लिखा रहा हो। अनन्या ने कहा, यह पूरी तरह सच नहीं है, सर। एपिसोड 46। डॉक्टर केलकर ने उसी दृढ़ और अडिग निश्चितता के साथ कहा जिसे उन्होंने पहली बार 18 वर्ष के छात्र के रूप में देखा था और जो पिछले 25 वर्षों में उनके बीच की हर चीज के बदलने के बावजूद अपरिवर्तित रही थी। ये पूरी तरह सच है और मैं चाहता हूं कि आप इसे शालीनता से स्वीकार करें, क्योंकि मैं अपनी सेवानिवृत्ति का आनंद इस बात को जानकर अधिक ले पाऊंगा कि यह विभाग मेरे अपने से कहीं अधिक सक्षम हाथों में है, न कि केवल ऐसे पर्याप्त हाथों में जो किसी गए हुए व्यक्ति के जूतों को भरने की अपनी कम होती कोशिश कर रहे हैं। इस भूमिका के लिए कौशल के एक ऐसे सेट की आवश्यकता थी जो उन कौशलों से काफी अलग था जिन्हें अनन्या ने ऑपरेटिंग थिएटर में पिछले 28 वर्षों में निखारा था। सार्वजनिक वित्त की कमी से लगातार जूझ रहे अस्पताल प्रशासन के साथ बजट पर बातचीत, लगभग 40 सर्जनों के एक विभाग को प्रबंधित करने का नाजुक राजनीतिक काम, जिनमें अलग अलग स्वभाव और प्राथमिकताएं थीं, और शेड्यूलिंग व संसाधनों के आवंटन की अंतहीन, नीरस व्यवस्था जो कम दिखाई देने वाले तरीकों से तय करती थी कि विभाग का सामूहिक कौशल वास्तव में कितने लोगों तक पहुंच सकता है। उन्होंने उसी अथक, अनुशासित तरीके से प्रशासनिक काम में खुद को झोंक दिया जिसने कभी उन्हें एनेटमी परीक्षा और रेजिडेंसी आवेदनों के दौरान पार लगाया था। थोड़ा खुद को भी आश्चर्यचकित करते हुए, उन्होंने उस स्थिति द्वारा प्रदान की जाने वाली विशेष प्रकार की ताकत में एक सच्ची संतुष्टि पाई। ये अस्पताल की सर्जिकल देखभाल के काम करने के तरीके को संरचनात्मक और स्थायी रूप से बदलने की क्षमता थी, न कि केवल किसी और द्वारा बनाई गई संरचना के भीतर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने की। विभाग प्रमुख के रूप में उनकी पहली बड़ी पहल एक समर्पित ट्रॉमा सेंटर की औपचारिक स्थापना थी। ये केवल अनौपचारिक, तदर्थ आपातकालीन प्रतिक्रिया नहीं थी जिसे विभाग ने बड़े पैमाने पर आपदाओं के दौरान हमेशा प्रबंधित किया था, बल्कि यह एक ठीक से सुसज्जित, स्थायी रूप से स्टाफयुक्त यूनिट थी जिसे उनके अपने शोध द्वारा स्थापित किए गए डैमेज कंट्रोल प्रोटोकॉल पर तैयार किया गया था। अब इसे अंततः उस प्रकार की संस्थागत फंडिंग और राजनीतिक समर्थन का समर्थन प्राप्त था जिसे उनके शुरुआती साल, चाहे कितने भी शानदार रहे हों, खुद से सुरक्षित करने के लिए पर्याप्त वरिष्ठ नहीं थे। डॉक्टर राव ने एक शाम ट्रॉमा सेंटर के प्रस्तावित स्टाफिंग मॉडल की समीक्षा करते हुए उनसे कहा, आप उस चीज का निर्माण कर रही हैं जिसकी आपको ओवरपास देने की रात को आवश्यकता थी। वे दोनों अपनी शादी के दूसरे दशक में थे और उनकी बेटी मीरा एक गंभीर, चुपचाप महत्वाकांक्षी 14 वर्ष की लड़की थी जो चिकित्सा में अपनी खुद की शुरुआती रुचि व्यक्त करने लगी थी। हालांकि सर्जरी में विशेष रूप से उनकी रुचि अभी भी पूरी तरह से उनकी अपनी अनिर्णित पसंद थी। एपिसोड 47। अनन्या ने कहा, मैं उस चीज का निर्माण कर रही हूं जो उस रात 11 और जाने बचा सकती थी अगर यह पहले से मौजूद होती। मैंने उन 11 नामों पर 47 में से जिन्हें हमने खो दिया, अगणित बार हिसाब लगाया है,
और मेरा मानना है निश्चितता के साथ नहीं। आघात चिकित्सा में कुछ भी निश्चितता प्रदान नहीं करती, बल्कि उस विश्वास के साथ जो अभ्यास के 28 वर्षों ने मुझे रखने का अधिकार दिया है कि एक ठीक से सुसज्जित, ठीक से स्टाफयुक्त ट्रॉमा सेंटर ने अंतर ला दिया होता। मैं उस रात को पूर्ववत नहीं कर सकती। मैं ये सुनिश्चित कर सकती हूँ कि अगली बार जब भी यह आए, इसकी कीमत इतनी अधिक न चुकानी पड़े। विभाग प्रमुख के रूप में अपने कार्यकाल के 18 महीने बाद ट्रॉमा सेंटर ने औपचारिक रूप से अपने दरवाजे खोले। इसमें एक समर्पित हेलीकॉप्टर लैंडिंग पैड था जिसे अस्पताल प्रशासन ने शुरू में वित्तपोषित करने का विरोध किया था, जब तक कि अनन्या के अपने सावधानीपूर्वक संकलित परिणामों के डेटा, जो उनके बहु केंद्र अनुसंधान अनुभव के वर्षों से तैयार किए गए थे, ने मृत्यु दर कमी के मामले को इतना सम्मोहक नहीं बना दिया कि इसे और अधिक नकारा जा सके। इसके अलावा एक त्वरित प्रतिक्रिया रक्त बैंक प्रोटोकॉल जिसने ट्रांसफ्यूशन वितरण समय को आधे से अधिक कम कर दिया, और एक औपचारिक बड़े पैमाने पर हताहत सक्रियण प्रणाली जो आपातकाल घोषित होने के 20 मिनट के भीतर अस्पताल के हर वरिष्ठ ट्रॉमा सक्षम सर्जन को बुला सकती थी। ये क्षमता सायन ओवरपास के गिरने की रात को किसी भी संगठित रूप में मौजूद नहीं थी। प्रणाली की पहली वास्तविक परीक्षा इसके खुलने के 11 महीने बाद फरवरी के अंत की एक शाम को हुई, जब शहर के पूर्वी उपनगरों में एक भीड़भाड़ वाले बाजार परिसर में एक गैस सिलेंडर में विस्फोट हो गया। इससे 3 मंजिला इमारत नीचे की दुकानों और खरीदारों पर ढह गई और शुरुआती घंटे के अराजक अनुमान के अनुसार 60 से 90 के बीच लोग घायल हो गए। एपिसोड 48 अनन्या ने अपने कार्यालय से ही बड़े पैमाने पर हताहत प्रोटोकॉल को सक्रिय किया। जिस अधिसूचना प्रणाली को उन्होंने 18 महीने खर्च करके बनाया था, उसने तेजी से बिगड़ते संकट के खिलाफ दौड़ लगाने वाले मौखिक और तात्कालिक फोन कॉलों पर भरोसा करने के बजाय हर संबंधित विभाग को एक साथ सचेत कर दिया। अस्पताल की नई स्थापित आपातकालीन संचार प्रणाली में उन्होंने कहा, ट्रॉमा सेंटर पूर्ण सक्रियण के लिए तैयार हो जाए। सभी वरिष्ठ ट्रॉमा सर्जन तुरंत आपातकालीन विभाग में पहुंचे। मैं चाहती हूं कि पहली एम्बुलेंस के आने से पहले ही ब्लड बैंक का रैपिड प्रोटोकॉल सक्रिय कर दिया जाए। सिस्टर फर्नांडिस, जो अब सेवानिवृत्त हो चुकी थी, लेकिन उनकी उत्तराधिकारी, एक दुर्जेय युवा नर्स सिस्टर कोलाक, जिन्होंने सीधे उनके पूर्ववर्ती के सटीक मानकों के तहत प्रशिक्षण लिया था, ट्राइएज टीम एम्बुलेंस बे की ओर जाए। पूर्ण मास कैजुअलिटी प्रोटोकॉल, श्रेणियां रेड, पीले, हरे, काले। इसके बाद जो प्रतिक्रिया सामने आई, वो समन्वित दक्षता के साथ आगे बढ़ी, जिसे अनन्या ने संकट की वास्तविक गंभीरता के बीच भी एक निजी, काफी संतुष्टि के साथ समझा, जो ओवरपास ढहने की रात को पूरी तरह से असंभव था। मरीजों के आने पर समर्पित ट्राइएज कर्मचारी पहले से ही तैनात और तैयार मिले, न कि कोई ऐसा हताहत विभाग जो पूरी तरह से आश्चर्यचकित हो। रक्त उत्पाद बैंक से बिस्तर तक मिनटों में पहुंच रहे थे, और 6 ऑपरेटिंग थिएटर पहली मरीज के आने के चांस मिनट के भीतर एक साथ चल रहे थे। वो संकट के दौरान बिस्तर से बिस्तर पर दौड़ने वाले एक अकेले सर्जन के रूप में नहीं, बल्कि एक पूरी प्रणाली की समन्वय बुद्धि के रूप में आगे बढ़ी, जिसे उन्होंने ठीक इसी रात के लिए लगभग 2 दशक बिताकर बनाया था। उस रात अस्पताल में लाए गए 81 घायलों में से 76 बच गए, एक ऐसी मृत्यु दर जो बड़े पैमाने पर आपदा की घटनाओं के लिए ऐतिहासिक परिणामों की तुलना में नाटकीय रूप से कम थी। डॉक्टर राव उन्हें रात के 3 बजे उनके कार्यालय में अकेले बैठे मिले, जब अंतिम आपातकालीन ऑपरेशन समाप्त हो चुका था। उन्होंने कहा, आपने आज रात विभाग की बहुत सी जानें बचाई है। इस बार अपने हाथों से नहीं, आपने आज रात से पहले जो कुछ भी बनाया था, उसके जरिए। अनन्या ने कहा, मैं उन 5 लोगों के बारे में सोचती रहती हूं जिन्हें हमने खो दिया। मुझे पता है कि 81 में से 76 हर ईमानदार पैमाने पर एक असाधारण परिणाम है। मुझे ये पता है, फिर भी मैं 5 के लिए आंकड़े चलाना बंद नहीं कर सकती, ये सोचते हुए कि शायद थिएटर के समय का कोई अलग आवंटन, कोई तेज ट्राइएज निर्णय गिनती बदल सकता था। डॉक्टर राव ने नरमी से कहा, मैं जानता हूं। मुझे लगता है कि यह विशेष अंकगणित कभी पूरी तरह से नहीं रुकता, किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो इस काम को इतने संपूर्ण तरीके से करता है। मैं समझता हूं कि यही बात आपको ऐसी प्रतिक्रिया देने में सक्षम सर्जन बनाती है। अनन्या ने उनकी बात को एक लंबे पल के लिए महसूस किया, और फिर वो मुस्कुरा उठी। एपिसोड 49 उसकी मां की बेटी मीरा ने एक आम सी रविवार की शाम को एक ऐसे डिनर के दौरान चिकित्सा मेडिकल के क्षेत्र में जाने के अपने फैसले की घोषणा की, जो उस पल तक 17 साल की अपनी आगामी बोर्ड परीक्षाओं के बारे में चर्चा करने वाले साधारण मामलों में व्यस्त था। अनन्या ने महसूस किया कि यह घोषणा उनके सीने में एक ऐसे जटिल वजन के साथ उतरी है, जिसके लिए उन्होंने वर्षों से चुपचाप तैयारी की थी, फिर भी किसी तरह वह इसे पूरी तरह से स्वीकार करने के लिए खुद को तैयार नहीं कर पाई थी। मीरा ने अपना कांटा रखते हुए कहा,
मैंने तय कर लिया है। और उसके उस सचेत और शांत संयम को अनन्या ने एक छोटे अनैच्छिक झटके के साथ तुरंत पहचान लिया। ये बिल्कुल वैसा ही पापा मापा और बिना जल्दबाजी वाला अंदाज था जो उन्होंने खुद 17 साल की उम्र में एक अलग डाइनिंग टेबल पर एक पूरे परिवार को पूरी तरह और अटूट रूप से लिए गए फैसले की जानकारी देते समय इस्तेमाल किया था। मैं इस साल मेडिकल प्रवेश परीक्षा दे रही हूँ। मैं मेडिसिन की पढ़ाई करना चाहती हूँ। डिफरेंट टेबल के उस पार डॉक्टर राव ने अनन्या की तरफ एक ऐसे भाव से देखा जिसमें सच्ची गर्मजोशी और सावधानीपूर्वक सतर्क ध्यान दोनों समान रूप से शामिल थे। वे साफ तौर पर यह बेहतर ढंग से भांप चुके थे जितना अनन्या ने खुद से स्वीकार करने की हिम्मत की थी कि यह खास पल उनकी पत्नी के लिए कितना जटिल साबित हो सकता है। अनन्या ने अपनी आवाज को पूरी तरह से तटस्थ रखते हुए कहा, तुमने इसके बारे में पहले कभी नहीं कहा। हालांकि वो खुद अपनी आवाज में भी उस संयम के नीचे कुछ कम स्थिर महसूस कर सकती थी। तुमने साहित्य के बारे में बात की है, कानून के बारे में भी एक बार, लगभग पूरे 1 साल तक। मुझे एहसास नहीं हुआ था कि मेडिसिन पर भी इतनी गंभीरता से विचार किया जा रहा है। मीरा ने कहा, मैं इसके बारे में तब तक कुछ नहीं कहना चाहती थी जब तक कि मैं पूरी तरह आश्वस्त नहीं हो जाती। मैं नहीं चाहती थी कि यह कोई ऐसा मुद्दा बने जिसके इर्द गिर्द आप और बाबा मेरे वास्तव में खुद तय करने से पहले ही योजनाएं बनाना शुरू कर दें। मैं जानती हूं कि इसे चुनने का क्या मतलब है। मैंने पूरी जिंदगी आपको देखा है। मैं अच्छी तरह जानती हूं कि इसकी कितनी कीमत चुकानी पड़ती है और मैंने तय किया है कि मैं फिर भी यह कीमत चुकाना चाहती हूं। उस पल अनन्या ने महसूस किया कि उनके मन में विरोधाभासी भावनाओं का एक पूरा सैलाब एक साथ उमड़ पड़ा है। एक तीव्र, तात्कालिक गर्व कि उनकी बेटी ने अपनी आंखें पूरी तरह खुली रखकर इस रास्ते को चुना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे अनन्या ने खुद कभी चुना था। मीरा द्वारा अभी अभी समझे गए विशिष्ट खर्चों में से हर एक के लिए एक तेज, सुरक्षात्मक डर जिसे वह 17 साल की उम्र में शायद अभी पूरी तरह से नहीं समझ सकती थी। और उन दोनों के नीचे कुछ ऐसा जो काफी अधिक जटिल और नाम देना कठिन था। एक शांत, अप्रत्याशित दुख उस खास तरह की बेटी के लिए जिसकी उन्होंने हमेशा मन ही मन कल्पना की होगी, जो एक आसान रास्ता चुनती और उस बोझ से खुद को बचा लेती जिसे अनन्या अब 2 पूरे जीवनकाल से धोती आ रही थी। अनन्या ने अपने इरादे से कहीं अधिक सावधानी से कहा, मुझे ये जानना है कि तुम वास्तव में ऐसा क्यों कर रही हो। उन्होंने अपनी बेटी के चेहरे पर कुछ ऐसा झिलमिलाते हुए देखा जिसने उन्हें बता दिया कि ये शब्द उन्होंने जितनी तीव्रता से कहे थे उससे कहीं ज्यादा गहरे बैठे हैं। यह इसलिए नहीं कि मुझे तुम पर संदेह है, मीरा, बल्कि इसलिए कि मैंने बहुत से लोगों को गलत कारणों से इस पेशे को चुनते देखा है। किसी माता पिता को खुश करने के लिए, माता पिता की प्रतिष्ठा का पीछा करने के लिए, या काम के लिए वास्तविक इच्छा रखने के बजाय परिवार के सामने कुछ साबित करने के लिए। मुझे ये जानना है कि यह वास्तव में तुम्हारा अपना निर्णय है। मीरा ने पूछा, क्या आपको लगता है कि मैं इसे इसलिए चुन रही हूं क्योंकि यह आपका है? और अब उसकी आवाज में एक धार थी, उसकी शुरुआती शांत रचना से कुछ अधिक तेज। एपिसोड 50। अनन्या ने ईमानदारी से कहा, मुझे लगता है कि अगर इसका कुछ हिस्सा ऐसा है तो ये पूरी तरह से स्वाभाविक होगा। मैं बड़ी हुई और मैंने अपनी माँ को इस बात पर अपने चाचा से बहस करते हुए देखा कि क्या मैं कोशिश करने के मौके की हकदार थी। तुम बड़ी हुई हो और तुमने अपनी माँ को एक पूरे सर्जरी विभाग का प्रमुख बनते देखा है। ये बहुत अलग शुरुआती बिंदु है, मीरा, और मैं ये सुनिश्चित करना चाहती हूँ कि तुम इसे इसलिए चुन रही हो क्योंकि तुम वास्तव में काम चाहती हो, थकान, दुख, असंभव घंटे, और इसलिए नहीं कि तुम्हारी जिंदगी के किसी हिस्से ने बिना पूरी तरह से जांचे परखे बस यह विचार अपने भीतर उतार लिया है कि हमारे परिवार में उत्कृष्टता ऐसी ही दिखती है। मीरा एक लंबे पल के लिए चुप रही, और जब उसने दोबारा बात की तो उसकी आवाज से पहले वाली धार गायब हो चुकी थी, जिसकी जगह एक अधिक विचारशील स्वर ने ले ली थी। उसने स्वीकार किया, मैं सोचती थी कि शायद ये सच हो। मैंने खुद लंबे समय तक इसके बारे में चिंता की थी, और यही कारण है कि मुझे कुछ भी कहने में इतना समय लगा। लेकिन मुझे अब ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि मैं इसे इसलिए चाहती हूँ क्योंकि 3 साल पहले एक खास दोपहर को, जब आपने गर्मियों की छुट्टियों के दौरान मुझे राउंड्स पर अपने साथ जाने दिया था, और मैंने आपको एक डरे हुए 12 साल के लड़के को ये बताते हुए देखा था कि उसके टूटे हुए हाथ के साथ असल में क्या होने वाला है, ऐसी भाषा में जिसे वह वास्तव में समझ सके, और सिर्फ आपके इतनी सावधानी से समझाने के कारण उसका डर 90 सेकंड में भरोसे में बदल गया था। उसे देखकर मैंने यह नहीं सोचा था कि मैं अपनी माँ बनना चाहती हूँ। मैंने सोचा था, मैं किसी दिन किसी के लिए ऐसा कर पाने में सक्षम होना चाहती हूँ। मैं पिछले 3 साल से उस विचार को अपने साथ लेकर चल रही हूँ। मुझे नहीं लगता कि यह आपसे उधार लिया गया है। मुझे लगता है कि यह वास्तव में मेरा अपना है। बेटी के जवाब पर अनन्या के सीने में कुछ धीरे धीरे हल्का हुआ,
पूरी तरह से सुलझा हुआ नहीं। गर्व, डर और दुख का वह उलझा हुआ ताना बाना अभी भी उनकी पसलियों के नीचे कहीं जटिल और अधूरा बैठा हुआ था, लेकिन इतना हल्का जरूर हो गया था कि वह आखिरकार उस 17 साल की लड़की को टेबल के पार साफ सुथरा देख पा रही थी, न कि उन तमाम डरों के भूत को जिन्हें अनन्या ने इस पेशे द्वारा ली जाने वाली कीमत के बारे में कभी झेला था। उन्होंने कहा, तो फिर मुझे तुम पर विश्वास है, और मैं चाहती हूं कि इस दिशा में एक भी कदम बढ़ाने से पहले तुम्हें ठीक ठीक पता हो कि मैं अपनी उम्र में क्या चाहती थी कि कोई मुझसे अधिक स्पष्टता से कहे, बजाय इसके कि मुझे लगभग 30 वर्षों में इसे कठिन तरीके से सीखने के लिए छोड़ दिया जाए। ये काम तुमसे डिनर, सालगिरह, नींद और कभी कभी खुद के ऐसे हिस्से छीन लेगा जिनके बारे में तुम्हें तब तक पता नहीं होगा कि तुम खर्च कर रही थी, जब तक तुमने यह नोटिस नहीं किया कि वे जा चुके हैं। यदि तुम ऐसा होने दोगी तो ये तुम्हें एक ऐसा उद्देश्य भी देगा जो इस जीवन में बहुत कम अन्य विकल्प ही दे सकते हैं। मैं यह नाटक करने नहीं जा रही हूं कि ये दोनों चीजें बड़े करीने से एक दूसरे को रद्द कर देती हैं। वे नहीं करती। तुम्हें बस पूरी ईमानदारी से ये तय करना है कि क्या दूसरी चीज पहली वाली की कीमत चुकाने लायक है। मीरा ने इस बार धीमे स्वर में लेकिन उतनी ही दृढ़ता के साथ कहा, मैंने तय कर लिया है। असल में मैंने काफी समय पहले ही यह तय कर लिया था। मुझे बस ये कहने के लिए काफी बड़ा होने की जरूरत थी कि मैं इसे पूरी तरह से समझती हूँ। इसके बाद के साल एक ऐसे तालमेल के साथ आगे बढ़े जो अनन्या को एक साथ दर्दनाक रूप से परिचित और भ्रामक रूप से नया लगा। अपनी बेटी को उसी प्रवेश परीक्षा के दबाव, उसी एनेटमी हॉल की फॉर्मेलिन से भरी हवा, सहपाठियों के शुरुआती संशय का सामना करते हुए देखना, जो 17 साल की लड़की की महत्वाकांक्षा को गंभीरता से लेने के लिए तैयार नहीं थे। साथ ही उन्होंने अपनी उस संस्थागत प्रभाव का उपयोग करके मीरा के रास्ते की हर बाधा को दूर करने के लगातार प्रलोभन का एक ऐसे अनुशासन के साथ विरोध किया जिसे बनाए रखने में उन्हें अपनी स्वीकारोक्ति से कहीं अधिक प्रयास करना पड़ा। एपिसोड 51। डॉक्टर राव ने उस शाम अनन्या से नरमी से कहा, तुम उसके लिए उसकी लड़ाइयां नहीं लड़ सकती। जब अनन्या ने मीरा के चुने हुए मेडिकल कॉलेज में एक सहकर्मी को फोन उठाने की लगभग कोशिश ही कर ली थी, ये सुनने के बाद कि उनकी बेटी को शुरुआती क्लिनिक पोस्टिंग के दौरान एक अहंकारी वरिष्ठ रेजिडेंसी का सामना करना पड़ा था। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि खुद को रोके रखने में तुम्हारी कितनी हिम्मत लगती है, अनन्या। मैं तुम्हें हर बार खुद को रोकते हुए देखता हूं, लेकिन तुम किसी भी जीवित व्यक्ति से बेहतर जानती हो कि वो पहली लड़ाई खुद लड़ने से, बिना किसी के पहले से रास्ता साफ किए, तुम्हारे लिए क्या मायने रखता था। उसे ये करने दो। इससे वो अंत में जो कुछ भी बनाएगी वो पूरी तरह से उसका अपना होगा। अनन्या ने खुद को रोके रखा। हालांकि डॉक्टर राव की भविष्यवाणी के अनुसार उनके दोनों जीवन की लगभग किसी भी अन्य चीज की तुलना में इसके लिए उन्हें कहीं अधिक संयम बरतना पड़ा। एक सतर्क, जानबूझकर बनाई गई दूरी से ये देखना कि कैसे मीरा ने कॉरिडोर की बहसों और कमेटियों के संशय के अपने संस्करण से लड़ाई लड़ी, जिसे अनन्या ने कभी अकेले ही पार किया था। केवल तभी मार्गदर्शन देना जब सीधे तौर पर पूछा गया हो, हस्तक्षेप करने की हर प्रवृत्ति का विरोध करना, और इस पेशे द्वारा पिछले 28 वर्षों में सिखाई गई अनुशासन के उस कठिन दौर में पूरी तरह से एक नया आयाम पाना। 4 साल बाद मीरा अपने मेडिकल कॉलेज की क्लास में टॉप पर रही, राज्य में पहली नहीं, एक ऐसी ख्याति जिसे उसकी मां ने कभी एक ऐसे अंतर के साथ हासिल किया था जिसे डॉक्टर रानाडे ने कोई करीबी नतीजा नहीं बल्कि एक बयान कहा था, लेकिन एक सम्मानित, सच्ची कमाई गई तीसरी रैंक, जो किसी भी ऐसे लाभ के बिना हासिल की गई थी जो उनकी मां की प्रतिष्ठा चुपचाप प्रदान कर सकती थी। नतीजों के बाद की छोटी सी पारिवारिक सेलिब्रेशन में अनन्या ने अपनी बेटी के चेहरे पर मां के अधिक नाटकीय रिकॉर्ड की छाया के खिलाफ निराशा के किसी भी संकेत को बहुत सावधानी से देखते हुए कहा, तीसरी रैंक। मीरा ने एक उग्र, सच्चे गर्व के साथ कहा, तीसरी रैंक, पूरी तरह से अपने दम पर। ये बात उसने ऐसे अंदाज में कही जिसने अनन्या को शब्दों से भी अधिक स्पष्ट रूप से बता दिया कि डॉक्टर राव की खुद को रोके रखने की सलाह कितनी सही थी। मैं पहला स्थान नहीं चाहती थी, सच में नहीं। मैं ये जानना चाहती थी, पूरी तरह से निश्चित रूप से, कि मैंने जो भी रैंक अर्जित किया है वह मेरा और केवल मेरा है। पूरी तरह से मेरी अपनी तीसरी रैंक मेरे लिए किसी भी ऐसे पहले स्थान से कहीं अधिक मायने रखती है जिसके बारे में कोई भी फुसफुसा सके कि वो किसी तरह से आपका था। यह मीरा के अपने सर्जिकल रेजिडेंसी आवेदन के दौरान था, 3 साल बाद, कि अनन्या को उस विकल्प का सामना करना पड़ा जिसके बारे में वह दूर से जानती थी कि वह हमेशा आखिरकार आने वाला था। क्या वह अपनी बेटी के प्लेसमेंट को प्रभावित करने का प्रयास करे, उसी संस्थागत स्थिति का उपयोग करके जिसने कभी उसे शून्य से एक पूरा ट्रॉमा सेंटर बनाने की अनुमति दी थी, या मीरा के आवेदन को पूरी तरह से अपनी खुद की योग्यता पर खड़े होने दे, एक रेजिडेंसी चयन प्रक्रिया में जिस पर अब खुद अनन्या, एक विभाग प्रमुख के रूप में, सीधा अधिकार रखती थी।
रेजिडेंसी आवेदन खुलने की शाम को उन्होंने मीरा से कहा, मुझे आपकी आवेदन समीक्षा से पूरी तरह से खुद को अलग करना होगा। मैं इस बारे में पहले ही समिति से बात कर चुकी हूँ। डॉक्टर नायर आपके विशिष्ट समीक्षा पैनल की अध्यक्षता करेंगे। ये काव्या के छोटे चचेरे भाई से कोई संबंध नहीं है, जैसा कि संयोगवश होता है। हालांकि मैं आपसे वादा करती हूँ कि यह मेरी तरफ से कोई व्यवस्था होने के बजाय पूरी तरह से संयोग है। मैं आपकी फाइल नहीं देखूंगी। मैं उस समिति के किसी भी व्यक्ति के साथ आपकी उम्मीदवारी पर चर्चा नहीं करूंगी। यदि आप स्वीकार कर ली जाती हैं, तो मुझे ये जानने की जरूरत है, पूरी तरह से निश्चितता के साथ, कि यह निर्णय मेरे बिना किसी हस्तक्षेप के पूरी तरह से हुआ है। और अगर मुझे स्वीकार नहीं किया जाता है। एपिसोड 52 अनन्या ने कहा, तो आप कहीं और आवेदन करेंगी या अगले साल फिर से आवेदन करेंगी? बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई अन्य उम्मीदवार करेगा। मैं आपसे उतना ही पक्का वादा करती हूं जितना मैंने आपसे कभी कोई वादा किया है, मीरा। मैंने इस विभाग को उस विभाग से बेहतर बनाने के लिए बनाया है जो कभी मुझे एक महिला होने के लिए खुद को दोगुना कठिन साबित करने पर मजबूर करता था। मैं अपनी बेटी के लिए चुपचाप इसे मोड़कर उस सिद्धांत को कमजोर नहीं करने जा रही हूं, भले ही मेरे भीतर का कोई हिस्सा ऐसा करने की कितनी भी इच्छा क्यों न रखे। महीनों बाद डॉक्टर नायर ने खुद निजी तौर पर अनन्या को इस बात की पुष्टि की कि मीरा को सामान्य सर्जरी रेजिडेंसी प्रोग्राम में उसकी अपनी योग्यता के आधार पर स्वीकार कर लिया गया था, और उन्होंने एक सहकर्मी की विशेष सावधानी भरी कूटनीति के साथ बताया कि मीरा का आवेदन उस साल के पूरे समूह में दूसरे स्थान पर रहा था, बिना समिति को इस बात की कोई जानकारी हुए कि उसकी मां ने खुद को उस प्रक्रिया से अलग कर लिया था जिसे वो आसानी से चुपचाप प्रभावित कर सकती थी। 6 महीने बाद मीरा के व्हाइट कोट समारोह में खड़े होकर, एक औपचारिक परंपरा जिसे इस दशक के मेडिकल कॉलेजों ने हाल ही में अपनाना शुरू किया था, जिसे अनन्या जानती थी, पश्चिमी चिकित्सा विद्यालय के उस अनुष्ठान से लिया गया था जिसे उनके पुराने जीवन की याद ने इस देश की संस्थाओं के मुकाम पर पहुंचने से दशकों पहले ही आम मान लिया था। अनन्या ने खुद को अपनी लंबी चौड़ी पहली रैंक या 12 साल की उस समय सीमा के बारे में नहीं सोचा, जिसे उन्होंने कभी एक बेडरूम के फर्श पर पालथी मारकर तय किया था, बल्कि 3 साल पहले की एक साधारण दोपहर के बारे में सोचा, जब 12 साल के एक डरे हुए लड़के का डर 90 सेकंड में भरोसे में बदल गया था, और एक 17 साल की देखने वाली लड़की ने चुपचाप तय कर लिया था, बिना अपनी मां के पूरी तरह से जाने हुए, कि वो तब तक क्या चाहती थी जब तक कि उसने आखिरकार उसे जोर से नहीं कह डाला कि वो अपनी जिंदगी को क्या बनाना चाहती है। डॉक्टर राव ने उनके बगल में चुपचाप खड़े होकर कहा, ये तुमने किया है, और अपनी बेटी को उस शांत, विचारशील संयम के साथ अपना व्हाइट कोट प्राप्त करते हुए देखा, जो स्पष्ट रूप से पूरी तरह से उसका अपना था। अनन्या ने नरमी से सुधार करते हुए कहा, यह इसने किया है। हालांकि उन्होंने महसूस किया, मीरा को उस शांत, निजी संतुष्टि के साथ अपने कंधों पर कोट सेट करते हुए देखते हुए, जो लगभग ठीक वैसे ही थी जैसे अनन्या को 26 साल पहले के एक समान पल की याद थी, कि उन्होंने इस पूरे दूसरे जीवन को बनाने में जो कुछ भी खर्च किया था, वो केवल एक करियर नहीं था, बल्कि यह विश्वास था कि एक बेटी वो सब कुछ बन सकती है जिसे बनने में वो सक्षम है, बिना इसके कि उसे वहां तक पहुंचने के लिए किसी की अनुमति या सुरक्षा की आवश्यकता पड़े। एक मूल हिसाब किताब के मुताबिक अब 12 साल बाकी रह गए थे, जो अब इतना दूर हो चुका था कि संख्या को याद रखने के लिए उन्हें जानबूझकर हाथ बढ़ाना पड़ा था। उन्होंने पाया कि अपनी बेटी को उसी लंबे, मांग भरे रास्ते पर चलते हुए देखना, जिस पर उन्होंने खुद लगभग 3 दशकों तक पैदल यात्रा की थी, उन्हें अब अपने शेष वर्षों को किसी निश्चित गंतव्य की ओर उल्टी गिनती के रूप में सोचने पर मजबूर नहीं करता था। वो बस इतना सोचती थी कि यह उतना समय है जितने में वह ये देख सके कि उन्होंने जो कुछ भी बनाया है, वह बढ़ता रहे, उस बिंदु से बहुत आगे जहां उसे कभी भी उस पर अपने हाथ की आवश्यकता होगी। एपिसोड 53 द कीहोल, छोटा चीरा। जर्मनी से आने वाले अतिथि सर्जन अनन्या के 45वें वर्ष में अस्पताल पहुंचे। वे अपने साथ एक पतला, अजीब सा दिखने वाला इंस्ट्रूमेंट केस और सर्जिकल बिरादरी की अनौपचारिक चर्चाओं से उपजी अपनी साख लेकर आए थे, जिसके अनुसार वे या तो एक सच्चे दूरदर्शी थे या फिर एक खतरनाक नौटंकीबाज। ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता था कि आप किस वरिष्ठ सहकर्मी से पूछ रहे हैं। डॉक्टर क्लॉस बर्गमैन लेप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टमी का प्रदर्शन करने आए थे, पित्ताशय गॉलब्लैडर को निकालना, उस लंबे और जाने पहचाने पारंपरिक चीरे के बिना जिसे सिखाने में अनन्या ने रेजिडेंट्स की एक पूरी पीढ़ी को प्रशिक्षित किया था, बल्कि पेट की दीवार पर 3 या 4 छोटे छोटे छेदों के माध्यम से, खोखले पोर्ट्स के जरिए कैमरा और उपकरण डालकर, जिसमें सर्जन सीधे घाव में देखने के बजाय एक वीडियो मॉनिटर को देखकर सर्जरी करता है। बॉम्बे के वरिष्ठ सर्जनों से आधे भरे, संशय से घिरे सभागार में अपना परिचयात्मक व्याख्यान देते हुए डॉक्टर बर्गमैन ने कहा, ये तकनीक आ रही है,
चाहे इस देश का सर्जिकल तंत्र इसके लिए तैयार हो या ना हो। उनके आने से पहले के दिनों में अनन्या ने जिन अनौपचारिक बातचीत को सुना था, उनमें से अधिकांश वरिष्ठ डॉक्टरों ने इस तकनीक को उसी सहज खारिज करने वाले अंदाज में लिया था जो किसी भी दौर के अनुभवी डॉक्टर ऐसी तकनीक के लिए रखते हैं, जो दशकों की कड़ी मेहनत से हासिल की गई ओपन सर्जरी की महारत को अचानक और असहज रूप से पुराना बना देने की धमकी देती हो। छोटे चीरे, सर्जरी के बाद कम दर्द, तेजी से रिकवरी और अस्पताल में कम समय का ठहराव। मैं आपके प्रतिरोध को समझता हूं। मैंने खुद 6 साल पहले इसे महसूस किया था, जब पहली बार एक सहकर्मी ने मुझे वही फुटेज दिखाई थी जो मैं अब आपको दिखाने जा रहा हूं। मैं केवल यह विनती करता हूं कि इसे एक अस्थायी नया चलन मानकर खारिज करने से पहले खुले दिमाग से देखें। अनन्या तीसरी पंक्ति में बैठी थी और एक ऐसे संयम के साथ प्रदर्शन फुटेज देख रही थी जिसके पीछे एक शांत, निजी स्तब्धता छिपी थी, जो इस पूरे दूसरे जीवन में उन्होंने कभी महसूस नहीं की थी। उन्होंने इस तकनीक को तुरंत और पूरी तरह से पहचान लिया, किसी सैद्धांतिक अध्ययन से नहीं, बल्कि अपने पुराने जीवन के पूरे बाद के करियर की उस गहरी, मांसपेशियों के स्तर की आदत से, जहां उन्होंने यही ऑपरेशन सैकड़ों बार किया था। इसके उपकरण, कोण और विशेष दृश्य क्षेत्र उनके हाथों के लिए उतने ही परिचित थे जितना कि वो ओपन तकनीक जिसे उन्होंने इस दशक में 28 वर्षों तक सिखाया था। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। वे दूर से जानती थी कि इस तकनीक का भारत में व्यापक रूप से अपनाया जाना तय था, उस अमूर्त तरीके से जिसमें वे अपने अधिकांश भविष्य के ज्ञान को सहेज कर रखती थी। वे जानती थी कि इस दशक का सर्जिकल अभ्यास एक ऐसे बदलाव की कगार पर खड़ा था जिसे उनके पुराने जीवन की स्मृति इस पेशे के पूरे इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण बदलावों में से एक मानती थी। उन्होंने बस कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि वे इसे साक्षात रूप में एक अतिथि जर्मन सर्जन द्वारा बॉम्बे के आधे संशयग्रस्त सभागार में पेश होते हुए देखेंगी, और वह भी अपने करियर के ठीक उस मोड़ पर जब आखिरकार उनके पास उस ज्ञान के साथ कुछ सार्थक करने का संस्थागत रुतबा था जिसे उन्होंने लगभग 3 दशकों तक सावधानीपूर्वक और जानबूझकर बहुत जल्दी उजागर नहीं किया था। उस शाम उन्होंने डॉक्टर राव से एक ऐसी तीव्रता के साथ कहा जिसने उन्हें खुद भी हैरान कर दिया, क्योंकि कई वर्षों बाद उन्होंने किसी विशिष्ट पेशेवर दिशा के प्रति इतना तात्कालिक और गहरा खिंचाव महसूस किया था। मैं इस तकनीक को अपने विभाग में लाना चाहती हूँ। बाद में कभी नहीं, अरुण। अभी, इसी साल, मैंने अपने पुराने जीवन में अगले दशक के दौरान इस तकनीक को ट्रॉमा और जनरल सर्जरी के अभ्यास को बदलते देखा है। मैं जानती हूँ कि यह कैसे विकसित होती है, इसकी विफलता के बिंदु क्या है, और मुझे ठीक ठीक पता है कि किन जटिलताओं से पहले ही बचना है, इससे पहले कि वे ऐसी विनाशकारी शुरुआती गलतियां बन जाएं जो पूरे देश में इसे अपनाने की गति को वर्षों पीछे धकेल दें। यहाँ मेरे पास एक ऐसा फायदा है जो मुझे किसी अन्य भविष्य के ज्ञान के साथ कभी नहीं मिला। मैं केवल ये याद नहीं रख रही हूं कि कुछ आने वाला है, मुझे याद है कि इसे वास्तव में कैसे किया जाता है। एपिसोड 54। 3 सप्ताह बाद अस्पताल प्रशासन के सामने उन्होंने जो प्रस्ताव रखा, वह किसी भी सामान्य विभागाध्यक्ष की सामान्य पहल के मानकों के हिसाब से उल्लेखनीय रूप से महत्वाकांक्षी था। वरिष्ठ रेजिडेंट्स और जूनियर कंसल्टेंट्स के एक मुख्य समूह के लिए औपचारिक लेप्रोस्कोपिक प्रशिक्षण, इस तकनीक के लिए आवश्यक महंगे इमेजिंग उपकरणों और इंस्ट्रूमेंट सेट्स में पूंजीगत निवेश, और गॉलब्लैडर के सीधे मामलों से शुरू होकर बाद के वर्षों में अधिक जटिल ट्रॉमा और ऑन्कोलॉजिकल अनुप्रयोगों तक इसका चरणबद्ध क्लिनिकल विस्तार, जिसके बारे में अनन्या के पुराने जीवन की स्मृति जानती थी कि यह तकनीक अंततः इनका समर्थन करेगी। मेडिकल सुपरिंटेंडेंट ने एक कम वित्तपोषित सरकारी अस्पताल की वास्तविक वित्तीय सीमाओं और महत्वाकांक्षा के बीच हमेशा पिसने वाले प्रशासक के चिरपरिचित थके हुए संशय के साथ प्रस्ताव की समीक्षा करते हुए कहा, अकेले उपकरणों की लागत आगामी 2 वर्षों के लिए इस विभाग के पूरे सर्जिकल बजट से अधिक होगी। आप मुझसे एक ऐसी तकनीक में भारी पूंजी निवेश को सही ठहराने के लिए कह रही है, जिसका एक अतिथि विदेशी सर्जन ने ठीक 3 दिनों के लिए प्रदर्शन किया था। डॉक्टर कुलकर्णी, इस विभाग के अधिकांश वरिष्ठ सर्जन अभी भी इस बात से आश्वस्त नहीं हैं कि यह एक महंगे खिलौने या दिखावे से अधिक कुछ है। अनन्या ने कहा, मैं आपसे एक ऐसी तकनीक में निवेश करने के लिए कह रही हूं, जिसके बारे में मेरा मानना है, उस निश्चितता के साथ जिसे मैं इस बैठक में पूरी तरह से व्यक्त नहीं कर सकती, कि यह अगले दशक के भीतर अधिकांश एब्डोमिनल, उदर सर्जरी के लिए देखभाल का मानक बन जाएगी। न केवल यूरोप और अमेरिका में, बल्कि इस देश में, इस अस्पताल में, चाहे हम इसे अभी अपनाएं या 5 साल बाद, जब इस शहर का हर निजी अस्पताल उन मरीजों को अपनी ओर खींच चुका होगा जो कम रिकवरी समय के लिए भुगतान करने को तैयार है, और यह सार्वजनिक संस्थान हमेशा के लिए पीछे छूट जाएगा। मैं चाहूंगी कि इस अस्पताल के सबसे गरीब मरीजों को भी सर्जिकल देखभाल में उसी प्रगति का लाभ मिले जो अमीर मरीज किसी भी हाल में प्राप्त कर ही लेंगे, सर।
मेरा मानना नहीं है कि यह पहुंच पूरी तरह से इस बात पर निर्भर होनी चाहिए कि हमारा प्रशासन इसे एक नया चलन कहना किस दशक में बंद करने का फैसला करता है। ये तर्क, जिसे अनन्या के अब तक के मजबूत संस्थागत रुतबे और विदेशों में उनके शोध संपर्कों द्वारा जुटाए गए सावधानीपूर्वक संकलित अंतर्राष्ट्रीय परिणामों के डेटा का समर्थन प्राप्त था, प्रशासन के शुरुआती संशय को पार कर गया। हालांकि अंततः स्वीकृत फंडिंग उनकी मूल महत्वाकांक्षाओं से काफी कम थी, जिसने उन्हें केवल एक मामूली उपकरण सेट और पूरे विभाग की पहल के बजाय केवल 4 रेजिडेंट्स तक सीमित प्रशिक्षण कार्यक्रम के साथ शुरुआत करने के लिए मजबूर किया। उन शुरुआती महीनों में उन्होंने अपने ही रेजिडेंट्स के साथ प्रशिक्षण लिया, जो उस मेंटरशिप गतिशीलता का एक असामान्य उलटफेर था जिसके दूसरे छोर पर उन्होंने कई दशक बिताए थे, सिमुलेशन मॉडल पर अभ्यास करना और अंततः डॉक्टर बर्गमैन की वापसी पर उनकी देखरेख में सीधे सादे मामलों की एक श्रृंखला पर काम करना। उनके हाथ इस दशक के इस युवा शरीर में उस तकनीक को फिर से सीख रहे थे जिसे उन्होंने कभी अपने पिछले जीवन के पूरे करियर में सहज, अभ्यस्त प्रवाह के साथ किया था। एपिसोड 55 डॉक्टर बर्गमैन ने अपनी देखरेख में होने वाली तीसरी प्रक्रिया के बीच में उन्हें लेप्रोस्कोपिक उपकरणों को एक ऐसी सहज समझ और आत्मविश्वास के साथ चलाते देखा जिसने उन्हें स्पष्ट रूप से हैरान कर दिया, क्योंकि पहली बार इस तकनीक का सामना करने वाले प्रतिभाशाली सर्जनों में भी इतनी तीव्र तकनीकी निपुणता बेहद असामान्य थी। उन्होंने कहा, पूरी तरह से नई सर्जिकल तकनीक सीखने वाले किसी व्यक्ति के हिसाब से आप उल्लेखनीय रूप से तेज हैं। आपकी वरिष्ठता वाले अधिकांश सर्जन, जो पूरी तरह से ओपन तकनीक में प्रशिक्षित हैं, इस विशेष आंख-हाथ समन्वय को विकसित करने में काफी लंबा समय लेते हैं। सीधे अपने हाथों को देखने के बजाय स्क्रीन को देखना, सीधे देखने के बजाय 2 डायमेंशनल छवि के माध्यम से गहराई और दूरी का आकलन करना। ऐसा लगता है जैसे आपने ये सहज ज्ञान पहले ही कहीं विकसित कर लिया था। अनन्या ने कहा, मैंने आपकी यात्रा से पहले प्रकाशित तकनीक का अध्ययन करने में बहुत समय बिताया है। ये बात अपने नपे तुले, बहुस्तरीय अंदाज में पूरी तरह से झूठ भी नहीं थी, भले ही इसने जितना उजागर किया उससे कहीं अधिक छिपा लिया था। उनके विभाग में इस तकनीक को शुरुआती दौर में अपनाने का काम अगले 3 वर्षों में अन्य अग्रणी केंद्रों के शुरुआती कठिन अनुभवों की तुलना में काफी बेहतर सुरक्षा रिकॉर्ड के साथ आगे बढ़ा। इस तथ्य का श्रेय वे मन ही मन अपने उस पूर्व ज्ञान को देती थी जिसे उन्होंने प्रशिक्षण कार्यक्रम में सावधानीपूर्वक बनाए गए प्रोटोकॉल के अलावा कभी किसी के साथ साझा नहीं किया था। वे ठीक जानती थी कि किसी तकनीक को अपनाने के शुरुआती दौर में कौन सी जटिलताएं सबसे अधिक आती है। लेप्रोस्कोपिक दृश्य के माध्यम से एनाटॉमी की सही पहचान करना सीख रहे सर्जनों द्वारा पित्त नली, बाइल डक्ट की चोटें, इंस्ट्रूमेंट के सही कोणों पर पूरी पकड़ न होने से पोर्ट साइट की जटिलताएं और लेप्रोस्कोपिक मामले में अप्रत्याशित जटिलता सामने आने पर ओपन सर्जरी में बदलने, कन्वर्ट करने में बहुत देर करने के विशेष खतरे। एक शिक्षण सत्र के दौरान विभाग के दिशानिर्देशों की समीक्षा करते हुए उनके एक प्रशिक्षणार्थी रेजिडेंट ने कहा, आपने डॉक्टर बर्गमैन के अपने प्रोटोकॉल की सिफारिश से भी अधिक सतर्कता वाले कन्वर्जन मानदंड तय किए हैं। हम साहित्य के सुझाव की तुलना में बहुत पहले ही ओपन सर्जरी में बदल देते हैं। अनन्या ने कहा, मैं आवश्यकता से पहले 10 मामलों को ओपन सर्जरी में बदलना पसंद करूंगी, बजाय इसके कि मेरी देखरेख में कोई एक भी सर्जन लेप्रोस्कोपिक दृष्टिकोण पर बहुत देर तक अड़ा रहे, जबकि स्क्रीन पर ऐसी एनाटॉमी दिख रही हो जिसे वह अभी सुरक्षित रूप से संभाल नहीं सकता। ये तकनीक आने वाले वर्षों में बहुत सारे मरीजों को अत्यधिक दर्द और ठीक होने में लगने वाले समय से बचाएगी। लेकिन अगर हम इस बारे में अनुशासित नहीं रहे कि इसकी सीमाएं कब समाप्त होती हैं, तो ये कुछ मरीजों को एक लंबे चीरे की तुलना में कहीं अधिक भारी नुकसान पहुंचाएगी। मेरा इरादा है कि हमारे विभाग का ग्राफ पहले परिणाम की ओर पूरी तरह झुका रहे और दूसरे की ओर लगभग कभी न जाए। अपने 48वें वर्ष तक अनन्या के सतर्क और चरणबद्ध नेतृत्व में लेप्रोस्कोपिक तकनीक विभाग के अधिकांश ऐच्छिक, इलेक्टिव, गॉलब्लैडर, अपेंडिक्स और हर्निया सर्जरी के लिए मानक दृष्टिकोण बन गई थी। इसकी जटिलता दर को अंतर्राष्ट्रीय अतिथि सर्जन, जिनमें से कई अब केवल अपना प्रदर्शन करने के बजाय विशेष रूप से उनके विभाग के प्रोटोकॉल का अध्ययन करने आते थे, एक सार्वजनिक अस्पताल प्रणाली के लिए उल्लेखनीय और असामान्य रूप से कम बताते थे, जो इस तकनीक को अपनाने के अपेक्षाकृत शुरुआती दौर में थी। अनन्या के 50वें वर्ष में अस्पताल द्वारा आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सर्जिकल शिक्षा सम्मेलन के दौरान विभाग की लेप्रोस्कोपिक प्रशिक्षण सुविधा का दौरा करते हुए एक अमेरिकी विजिटिंग प्रोफेसर ने उनसे कहा, आपने यहाँ कुछ ऐसा बनाया है जिसे आपके मुकाबले कहीं बेहतर फंडिंग वाले सर्जिकल विभाग भी दोहराने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मैंने आपके परिणामों का डेटा देखा है। 5 साल के अपनाने के दौर में आपकी जटिलता दर स्पष्ट रूप से मेरे अपने देश के कई केंद्रों से बेहतर है, जो कहीं अधिक संसाधनों के साथ काम करते हैं।
आप उस तरह के शुरुआती कठिन दौर से कैसे बच पाईं जिसने अधिकांश अग्रणी केंद्रों को शुरुआती जटिलताओं के रूप में काफी भारी कीमत चुकाने पर मजबूर किया था? एपिसोड 56 अनन्या ने उस सवाल पर एक लंबे पल के लिए विचार किया। उन्होंने बारिश से भीगे एक फ्लाईओवर और एक ट्रक के हॉर्न के बारे में सोचा, सर्जिकल इतिहास के उस पूरे भविष्य के बारे में सोचा जिसे इस कमरे में, इस दशक में, केवल उन्होंने ही एक बार पहले जिया था, और किसी चीज को पहली बार में ही सही तरीके से बनाने की अनुमति मिलने के उस अजीब, शांत सौभाग्य के बारे में सोचा, जब वे पूरी तरह से एक दूसरे जीवन में पूरे पेशे को अपनी गलतियों से कठिन तरीके से सीखते हुए पहले ही देख चुकी थी। उन्होंने अंततः उसी नपे तुले, बहुस्तरीय ईमानदारी के साथ कहा जिसने उन्हें इस पूरे दूसरे जीवन में संभाला था, मेरे पास अच्छे शिक्षक थे। और मैंने इस विश्वास के साथ ये कार्यक्रम बनाया कि हम हर गलती से पहले ही सीख सकते हैं, बजाय इसके कि उसे सुधारने से पहले हम खुद हर गलती को दोहराएं। मुझे नहीं लगता कि यह विश्वास केवल मुझ तक सीमित है, प्रोफेसर। मुझे बस लगता है कि यह विभाग किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा निर्देशित होने के मामले में भाग्यशाली था जो शुरुआत से ही इस पर जोर देने के लिए पर्याप्त रूप से दृढ़ था। उस दोपहर प्रशिक्षण सुविधा में खड़े होकर, सिमुलेशन मॉडल पर अभ्यास कर रहे रेजिडेंट्स से घिरे हुए, जिन्हें उस सहजता और आत्मविश्वास के साथ काम करते देख उन्हें एक गहरा, निजी संतोष हुआ जिसे हासिल करने में उनके पुराने जीवन के सर्जनों की पूरी पीढ़ी को काफी लंबा समय लगा था। अनन्या ने डॉक्टर केलकर की लगभग 30 साल पुरानी एक पंखे वाले कार्यालय में कही गई बात याद की। उत्तर जानना, किसी की जान बचाने की कोशिश कर रहे लोगों से भरे कमरे में उपयोगी होने का तरीका जानने के समान नहीं है। वे इस तकनीक के भविष्य को लगभग 3 दशकों से जानती थीं, इससे पहले कि उनके पास इस देश के सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे में, इसके सामान्य समय से आगे, इसे सही तरीके से स्थापित करने के लिए आवश्यक रुतबा, संसाधन और संस्थागत साहस होता। अपने रेजिडेंट्स को काम करते हुए देखकर वे समझ गईं कि भविष्य को जानना कभी भी कठिन हिस्सा नहीं था। पूरे दूसरे जीवन के सतर्क, धैर्यवान प्रयासों के दौरान, कठिन हिस्सा हमेशा आखिरकार इसका वास्तव में उपयोग करने का अधिकार अर्जित करना था। एपिसोड 57, पत्रकार गृह मंत्रालय का पत्र अनन्या के 52वें वर्ष में पहुंचा। उसमें उसी औपचारिक और नपे तुले शब्दों में ये सूचना दी गई थी कि भारत के राष्ट्रपति उन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के सम्मान में, पद्मश्री, से सम्मानित करना चाहते हैं। वे ट्रॉमा प्रोटोकॉल जिन्होंने राष्ट्रीय अभ्यास को नया रूप दिया, मेंटरशिप कार्यक्रम जो अब 3 राज्यों के 11 अस्पतालों में संचालित हो रहा था, और वो बहु केंद्रीय अनुसंधान नेटवर्क जो पिछले दशकों में देश के सबसे सम्मानित ट्रॉमा परिणामों के डेटाबेस में से एक बन गया था। उन्होंने पूरी तरह से विश्वास करने से पहले उस पत्र को 3 बार पढ़ा। वे डॉक्टर केलकर के पुराने कार्यालय में अकेली बैठी थी और उनके मन में एक ऐसी भावना जागी जो इस जीवन के 37 वर्षों के अथक प्रयासों से मिलने वाले साधारण गर्व से कहीं अधिक जटिल थी। यह एक शांत, अधूरा एहसास था कि भले ही यह सम्मान इस दूसरे जीवन की अटूट मेहनत से पूरी तरह से अर्जित किया गया हो, लेकिन यह उस अजीब और उधार की नींव की पूरी भरपाई कभी नहीं कर सकता जिस पर यह काम खड़ा हुआ था। विवाह के 3 दशकों के दौरान उनके पति अरुण राव ने उनके चेहरे के भावों को पढ़ना अच्छी तरह सीख लिया था। उन्होंने पत्र को हाथों में घुमाते हुए कहा, तुम्हें इस बात से पूरी तरह खुश होना चाहिए। मैं उस खास खामोश भाव को पहचानता हूँ, अनन्या। तुम फिर से हिसाब लगा रही हो। उन्होंने स्वीकार किया, मैं सोचती रहती हूँ कि इस पुरस्कार को दिलाने वाले काम का कितना हिस्सा उन चीजों से आया था जिन्हें मैं एनाटॉमी हॉल के दरवाजे पर कदम रखने से पहले ही जानती थी। ट्रॉमा प्रोटोकॉल, लेप्रोस्कोपिक कार्यक्रम, यहाँ तक कि शुरुआती वर्षों का HIV वकालत का काम भी ऐसे पूर्वज्ञान पर आधारित था जिसे विकसित करने के लिए मुझे कभी उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी जितनी मेहनत मुझे तब करनी पड़ी जब मुझे इसे लागू करने का रुतबा मिला। मुझे समझ नहीं आता कि इस जीवन के प्रयासों से मैंने जो वास्तव में बनाया है, उसे उस जीवन से पूरी तरह कैसे अलग करूं जिसे मैं एक बार जी चुकी हूं। एपिसोड 58, डॉक्टर राव ने एक ऐसी बातचीत के परिचित और धैर्यवान झुंझलाहट के साथ कहा जिसे वे अपने वैवाहिक जीवन में कई बार दोहरा चुके थे। तो फिर मैं तुम्हें एक ऐसा फर्क बताता हूं जिसे तुम पिछले 30 सालों से बार बार भूल जाती हो। ये जानना कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी आने वाली है, अमेरिका के केंद्रों से बेहतर 5 साल की जटिलता दर वाला प्रशिक्षण कार्यक्रम अपने आप नहीं बना देता। ये जानना कि प्रीक्लेम्पसिया खतरनाक होता है, ने तो तुम्हें एक अच्छा मरीज बनाया और न ही डॉक्टर काम्बले को एक अच्छा सर्जन, जिस रात हमारी बेटी समय से पहले पैदा हुई थी। और अमूर्त रूप से यह जानना कि एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी एक दिन अस्तित्व में आएगी। अपने आप में फरीदा शेख नाम की एक डरी हुई युवा महिला को काउंसलिंग कार्यक्रम में लाने के लिए कुछ नहीं कर सकता था, और न ही तुम्हें इसके बाद 1 दशक से अधिक समय तक राज्य स्वास्थ्य समिति में बनाए रख सकता था।
जहां तुमने ऐसी लड़ाइयां लड़ी जिनमें कभी पूर्व ज्ञान की नहीं, बल्कि केवल जिद की जरूरत थी। ज्ञान ने तुम्हें एक नक्शा दिया था, अनन्या। उसने तुम्हारे लिए कभी वो रास्ता खुद तय नहीं किया। मैंने तुम्हें खुद उस रास्ते का हर एक मील चलते देखा है। 6 महीने बाद उन्होंने दिल्ली के राष्ट्रपति भवन के भव्य हॉल में राष्ट्रपति के हाथों से पदक प्राप्त करते हुए इस पुरस्कार को स्वीकार किया। ये पल पूरी तरह से अवास्तविक भी लग रहा था और साथ ही उस यात्रा का एक अजीब सा समापन भी, जो डेक्कन जिमखाना के एक अस्पताल के फर्श पर एक बंद दरवाजे के पीछे से उस चाचा की बात सुनते हुए शुरू हुई थी जो ये बहस कर रहे थे कि मेडिसिन एक लड़की के लिए बहुत लंबा और कठिन रास्ता है। उसी समारोह के बाद और मीडिया कवरेज की लहर के बीच अनन्या का सामना उस चुनौती से हुआ जिसकी उम्मीद उन्होंने किसी शांत, सतर्क कोने में पिछले लगभग 40 वर्षों से कर रही थी। पत्रकार का नाम रीमा कपाड़िया था, जो देश की एक प्रतिष्ठित समाचार पत्रिका की तेज तर्रार और बारीकी से जांच करने वाली खोजी पत्रकार थी। उन्होंने अनन्या के करियर पर एक फीचर के लिए इंटरव्यू का अनुरोध किया। पद्मश्री मिलने के बाद यह आम बात थी और अनन्या ने पिछले दशकों में ऐसे कई इंटरव्यू दिए थे। 3 अलग अलग हफ्तों में आयोजित इस इंटरव्यू के पहले ही सवालों से यह साफ हो गया कि ये दूसरों से अलग था। दूसरे सत्र के दौरान रीमा ने अपने उस नपे तुले तटस्थ लहजे में कहा, जिसे एक पत्रकार तब अपनाती है जब उसने कोई थ्योरी बना ली हो और वह अपने विषय के जवाबों के साथ उसकी जांच कर रही हो। मैंने आपके शुरुआती करियर का गहराई से अध्ययन किया है। आपके मेडिकल कॉलेज के रिकॉर्ड, डॉक्टर रानाडे के पुराने शिक्षण नोट्स, जिन्हें कॉलेज के अभिलेखागार ने मुझे देखने की अनुमति दी, डॉक्टर केलकर की शुरुआती केस फाइलें। मुझे एक बहुत ही सुसंगत पैटर्न मिलता है, डॉक्टर कुलकर्णी, और मैं जानना चाहती हूँ कि क्या आप इसे ठीक से समझने में मेरी मदद करेंगी। अनन्या ने पूछा, वह कौन सा पैटर्न है? रीमा ने कहा, हर विवरण एक ऐसे छात्र और बाद में एक ऐसे सर्जन का वर्णन करता है जो ऐसे ज्ञान और सहज ज्ञान, इंस्टिंक्ट, के साथ आया था जो उस समय की उसकी ट्रेनिंग के दायरे से बहुत आगे का था। अपने एनाटॉमी के पहले ही सप्ताह में मीडियन नर्व पैथोलॉजी का निदान करना। तीसरे वर्ष के छात्र के रूप में एक प्रशिक्षित सर्जन की तरह टेंशन न्यूमोथोराइक्स को पहचानना और नीडल डिकम्प्रेशन करना। एक ऐसी सर्जिकल प्रोटोकॉल का प्रस्ताव देना जो डैमेज कंट्रोल रिसिटेशन के सिद्धांतों से मेल खाती हो और जिसके बारे में मुझे अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के सहकर्मियों से पता चला है कि वह आपके अपने शोधपत्र के प्रकाशित होने से कई साल पहले पश्चिमी साहित्य में औपचारिक रूप से प्रकाशित नहीं हुई थी। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का समर्थन करना, जिसे आपके अपने कई पूर्व रेजिडेंट्स ऐसे लोगों के लिए लगभग डरावनी सी धारा प्रवाहता बताते हैं जो कथित तौर पर उनके साथ पहली बार वो तकनीक सीख रहे थे। उन्होंने रुककर अनन्या को देखा और आगे कहा, डॉक्टर कुलकर्णी, मैंने इस लेख के लिए आपके 11 पूर्व मेंटर्स, सहकर्मियों और छात्रों का साक्षात्कार लिया है। उनमें से हर एक ने स्वतंत्र रूप से आपके साथ काम करने के अपने अनुभव का वर्णन करने के लिए उसी वाक्यांश का किसी न किसी रूप में उपयोग किया है। उन्होंने इसे अस्वाभाविक, अनकैनी कहा है। एपिसोड 59। अनन्या के पेट में वही पुरानी जानी पहचानी ठंडक बैठ गई। कोई घबराहट नहीं, बल्कि 40 साल के अभ्यास का संयम अभी भी स्थिर था, लेकिन ये डर उस वास्तविक भय के बहुत करीब था जिसे उन्होंने लंबे समय से महसूस नहीं किया था। वे पहली बार एक ऐसे सवाल का सामना कर रही थी जिसके पास उस पैटर्न को केवल अलग अलग देखने के बजाय उसे पूरी तरह से जोड़ने के साधन और दृढ़ संकल्प दोनों थे। उन्होंने वही पुरानी घिसी पिट्टी सफाई दी जो उन्होंने लगभग 40 वर्षों में परिष्कृत की थी। हालांकि वे खुद अपनी आवाज में भी महसूस कर सकती थी कि रीमा के सबूतों के आगे ये कितनी कमजोर लग रही थी। मैंने हमेशा अधिकांश सहकर्मियों की तुलना में मेडिसिन को सहज रूप से समझना आसान पाया है। रीमा ने न तो किसी दुर्भावना से और न ही नरमी की कमी के साथ, बल्कि उस रोगी दृढ़ता के साथ कहा जिसे अनन्या एक पत्रकार की पहचान मानती थी, सम्मान के साथ, डॉक्टर कुलकर्णी, मुझे नहीं लगता कि सहज ज्ञान किसी पूरे सर्जिकल तकनीक के अंतर्राष्ट्रीय रुझान की इतनी सटीक भविष्यवाणी करने की व्याख्या कर सकता है कि आप उन केंद्रों से बेहतर परिणामों वाला प्रशिक्षण प्रोटोकॉल तैयार कर सकें जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी। डॉक्टर, मैं यहाँ किसी तरह का कोई घोटाला बेनकाब करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। मैं आपके साथ इस बारे में ईमानदार होना चाहती हूँ। मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई धोखाधड़ी है। इस स्पष्टीकरण के टिकने के लिए आपके परिणाम बहुत सुसंगत और सत्यापित रूप से उत्कृष्ट है। मुझे लगता है कि यहाँ कुछ और है, कुछ ऐसा जिसके लिए मेरे पास अभी तक कोई ढांचा नहीं है। और मुझे लगता है कि मेरे पाठकों का इस पेशे में जितना भरोसा है, उसे ईमानदारी से समझने के लिए यह मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपसे सीधे पूछूं, बजाय इसके कि मैं उस पैटर्न को प्रकाशित कर दूं और पाठकों को खुद निष्कर्ष निकालने दूं। अनन्या ने एक लंबे पल के लिए उस सवाल पर विचार किया।
उन्हें लगभग 40 वर्षों की सावधानीपूर्वक छिपाई गई बातों का पूरा बोझ महसूस हुआ। उन्होंने डॉक्टर रानाडे के छोटे पंखे वाले कार्यालय और 18 साल की उम्र में वहां किए गए वादे को याद किया। उन्होंने डॉक्टर केलकर के उस फैसले को याद किया जिन्होंने दशकों पहले एक ऐसे रहस्य का पीछा न करने का फैसला किया था जिसे एक उम्रदराज व्यक्ति के लिए बहुत ज्यादा खंगोलना ठीक नहीं था। उन्होंने डॉक्टर राव और अपनी शादी के शुरुआती दिनों की उस एक ईमानदार रात को याद किया जब उन्होंने आखिरकार उन्हें सब कुछ बता दिया था। उन्होंने अंततः कहा, रीमा जी, मैं आपको एक बात बताने जा रही हूं, और इसे कहने से पहले आपको ये समझना होगा कि मेरे पास इसका एक भी शब्द साबित करने का कोई तरीका नहीं है, और मैं यह इसलिए नहीं बता रही हूं कि मैं चाहती हूं कि आप इसे छापें, बल्कि इसलिए कि 40 साल तक इसे अकेले या लगभग अकेले धोने के बाद मैं अब इस बोझ से इतनी थक चुकी हूं कि चाहती हूं कि कम से कम मेरे परिवार के बाहर का एक और व्यक्ति तो सच्चाई जाने, भले ही आप इसके बाद जो चाहें करें। उन्होंने उन्हें पूरी कहानी सुनाई, मीरा आयर, फ्लाईओवर, पुनर्जन्म और वे यादें जो एक 15 साल की लड़की के बुखार से ग्रस्त दिमाग में बस गई थी और कभी पूरी तरह से नहीं गई थी। उन्होंने रीमा कपाड़िया के पेशेवर संयम को उस कहानी के दौरान एक ऐसे आश्चर्य और अनिश्चितता में बदलते हुए देखा जो उस आत्मविश्वासी खोजी पत्रकार से बिल्कुल अलग था जिसने इस सत्र की शुरुआत की थी। जब अनन्या ने अपनी बात समाप्त की तो रीमा ने अंततः कहा, आप समझती हैं कि मैं इसे छाप नहीं सकती। ऐसा इसलिए नहीं कि मुझे आप पर विश्वास नहीं है, मैं सच में नहीं जानती कि यहाँ बैठकर इसे सुनने के बाद मुझे क्या विश्वास करना चाहिए, बल्कि इसलिए कि इसका एक भी हिस्सा सत्यापित करने का कोई संभावित तरीका नहीं है, और देश के सबसे सम्मानित सर्जनों में से एक के बारे में पुनर्जन्म का एक ऐसा दावा छापना जिसे साबित न किया जा सके, आपकी और मेरी दोनों की प्रतिष्ठा को नष्ट कर देगा, भले ही यह सच ही क्यों न हो। एपिसोड 60 अनन्या ने कहा, मैं पूरी तरह समझती हूँ। मैं आपसे इसे छापने के लिए नहीं कह रही हूँ। इसके बजाय मैं आपसे यह विचार करने के लिए कह रही हूँ कि आप उस पैटर्न के बारे में वास्तव में कौन सी कहानी बताना चाहती हैं जो आपको मिला है, क्योंकि मुझे लगता है कि आपके पास एक ऐसी सच्ची कहानी है जिसे छापने के लिए हम दोनों में से किसी को भी किसी ऐसी चीज की जरूरत नहीं है जिसे साबित न किया जा सके, और वो कहानी सिर्फ ये है, एक ऐसी महिला जिसने 40 साल चीजों को बनाने में बिताए हैं, प्रोटोकॉल, प्रशिक्षण कार्यक्रम, मेंटरशिप संरचनाएं, वकालत नेटवर्क, विशेष रूप से इसलिए ताकि इस देश के किसी भी भविष्य के सर्जन को उस असामान्य उपहार या उस असामान्य परिस्थिति की जरूरत न पड़े जिसने उसे पहले शुरू किया था। मैं उस कहानी के लिए बहुत अधिक आभारी रहूंगी, बजाय उस कहानी के जो उपहार को ही समझाने की कोशिश करे। 3 महीने बाद जो फीचर प्रकाशित हुआ उसमें पुनर्जन्म का कोई जिक्र नहीं था, न ही असंभव पूर्व ज्ञान के बारे में कोई अटकलें थीं, बल्कि उसने वो कहानी बताई जिसके लिए अनन्या ने कहा था। यह एक ऐसे सर्जन का चित्र था जिसका 4 दशकों तक एकमात्र और प्रमुख उद्देश्य ऐसी संस्थाओं का व्यवस्थित, जानबूझकर निर्माण करना था जो उनके बाद भी जीवित रह सकें, जिन्हें इतनी अच्छी तरह और सावधानी से डिजाइन किया गया हो कि देश की ट्रॉमा देखभाल, सर्जिकल ट्रेनिंग और सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा उनके अभ्यास बंद करने के बाद भी उसी मानक पर काम करता रहे। लेख प्रकाशित होने के कुछ हफ्तों बाद रीमा कपाड़िया ने उन्हें एक छोटा सा नोट भेजा, जिसे अनन्या ने आज भी उसी दराज में संभाल कर रखा है जहां वो वसंत ओक की विधवा का पत्र और अपनी बहुत पुरानी पहली रैंक वाली अखबार की कटिंग रखती है। डॉक्टर कुलकर्णी, मैं आज भी नहीं जानती कि हमारी उस बातचीत के बारे में क्या विश्वास करूं। मैंने फैसला किया है कि अंततः यह उतना मायने नहीं रखता जितना मैंने शुरुआत में सोचा था। आप जैसी हैं वैसी बनने के पीछे की जो भी असली वजह हो, आपने इसके साथ जो वास्तव में किया वो पूरी तरह से और प्रमाणित रूप से वास्तविक था। मुझे लगता है कि कहानी का केवल वही हिस्सा ऐसा था जिसे सुनाना वास्तव में मेरा काम था। आने वाले वर्षों में अनन्या ने उस नोट को कई बार पढ़ा और उसमें उन्हें डॉक्टर केलकर द्वारा दशकों पहले अपने कार्यालय में वर्णित उस कठिन शांति की झलक मिली, इतने भारी सच को धोने और उस सच को इस बात की पूरी परिभाषा बनने से रोकने के बीच का संकीर्ण रास्ता जो उन्होंने इस जीवन से वास्तव में ठोस रूप से बनाया था। मूल हिसाब के अनुसार अब 6 साल बाकी रह गए थे, एक ऐसी गिनती जिसे वे अब इतनी दूर छोड़ चुकी थी कि बिना जानबूझकर कोशिश किए उस 15 साल की लड़की को याद करना भी मुश्किल था जिसने पहली बार इसकी गणना की थी। रीमा कपाड़िया के नोट को दूसरों के साथ फाइल करते हुए उन्होंने पाया कि अब उन्हें इस बात की कोई जरूरत नहीं रह गई थी कि कोई और उनके अतीत की असंभव सच्चाई को समझे, जब तक कि उनका काम प्रमाणित, स्थायी और पूरी तरह से वास्तविक ठीक वहीं बना हुआ था जहां उन्होंने उसे छोड़ा था। अगर ये दास्तान आपको पसंद आई हो तो आर स्टोरी ऑफ ड्रीम को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन यानी बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें।